हेलो एवरीवन, आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा सिंपल सा बट कंफ्यूजिंग टॉपिक, जेनेटिक मार्कर्स। बहुत इजी है। जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं और कौन से मार्कर की क्या विशेषता होती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो आपको मैं बहुत बेसिक्स के साथ समझाता हूं। देखिए, तो हेडिंग डालिए जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर क्या है और कैसे काम करते हैं वो समझाऊंगा। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो मार्कर्स होते हैं वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है और इसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है और इससे क्या होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब एक बार समझते हैं कि कोई भी चीज है, कुछ भी है, मान लीजिए कि वो चीज एक ही है बट उसकी बहुत सारी कॉपीज है। सपोज ये टी शर्ट है, ये किसी कंपनी ने बनाई है, ठीक है। इस कंपनी ने सेम कलर की, सेम साइज की कई सारी टी शर्ट बनाई है। तो इसका मतलब जो ये वाले टी शर्ट्स हैं, बहुत सारे सेम कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, एक ही दिन बनाए गए हैं, तो ये सारे के सारे टी शर्ट एक ग्रुप बन गया। अब हल्की सी दिक्कत क्या है, ये जो लोगो है मेरी वाली टी शर्ट में यहां पे है, किसी में हल्का सा यहां कर दिया, किसी में हल्का सा ऊपर कर दिया, किसी में हल्का सा नीचे कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी से है, एक ही ओरिजिन का है, लेकिन फिर भी इसमें वैरायटी आ गई। इसी चीज को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक ही स्पीसीज के मेंबर्स हैं, हो सकता है वो रियल भाई बहन हो सकता है वो कजन्स टाइप के रिलेटिव हो सकता है वो पड़ोसी हो, या हो सकता है वो बिल्कुल अनरिलेटेड हो, बट वो है एक ही स्पीसीज के। उनका जब आप डीएनए चेक करोगे, डीएनए सब में सेम है, आप में भी वही 46 क्रोमोजोम, मेरे में भी वही 46 क्रोमोजोम, आपके जो भाई हैं उनमें भी वही 46 क्रोमोजोम, मेरे भाई बहन हैं उनमें भी वही। लेकिन जब हम अपना सबका कोई भी क्रोमोजोम चेक करेंगे तो वो 100% सेम नहीं आएगा। इसी चीज को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं ऑफ द टॉपिक समझाता हूं। जैसे मेरा नाम है और मेरे नाम में, मतलब मेरे नाम की जो स्पेलिंग है उसको लेके एक एग्जांपल समझते हैं। मैं अपनी स्पेलिंग ऐसे लिखता हूं, मेरी जो ऑफिशियल स्पेलिंग है वो ये है। अब मैंने जाके मान लो किसी कहीं पे गया जहां पे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था और मैंने उस आदमी को बोला मेरा नाम ये है। अब उस बंदे ने लिखा ये, उसने ये लिख दिया। फिर किसी और के पास गया, कोई और महान आदमी था, उसने ऐसे लिख दिया इतना सा, किसी ने ऐसे लिख दिया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाम एक ही है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, और मान लो इसमें से किसी भी नाम को पढ़ा जाएगा तो मैं रेस्पॉन्ड करूंगा कि हाँ भाई क्या हुआ, मेरा नाम क्यों लिया। बट आप ये देखो कि सेम नाम की जो स्पेलिंग है उसमें एक एक लेटर का ही अंतर आया हो, बट अंतर आ रहा है। इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक बार सपोज करो कि जो पर्सन ए है वो हमेशा यही नाम लिखता है, पर्सन ए है वो हमेशा यही नाम लिखता है, पर्सन बी है वो हमेशा मेरा नाम यही लिखता है, पर्सन सी है वो हमेशा मेरा नाम यही लिखता है, और पर्सन डी है वो हमेशा मेरा नाम यही लिखता है। मान लो कि कोई
4 लोग हैं और चारों लोगों को आदत पड़ी हुई है कि मेरे नाम की स्पेलिंग यही लिखेंगे। अब सपोज करो कि किसी ने ये वाली स्पेलिंग लिख दी और क्राइम कर दिया कोई, ठीक है, कहीं पर क्राइम करके आया और उसने अपने नाम, मेरे नाम की स्पेलिंग वहां पे सबूत के तौर पे छोड़ दी। यदि हमको ये पता है कि कौन सा इंसान क्या स्पेलिंग लिखता है, और ये कैसे पता होगा, ये हमको पहले उनसे नॉर्मल स्पेलिंग लिखवा के देखनी पड़ेगी कि भाई तुम नॉर्मली लिख के बताओ क्या लिखते हो। वो हमारे पास डाटा आ जाएगा, उसको सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद में यदि मान लो कोई इंसान क्राइम करके क्राइम वाली जगह पे ये वाला नाम लिख के आ जाता है, तो हम फट से पकड़ लेंगे कि भाई ये तो सी आदमी है। जी समझ में आई? अब आप इसको अपने डीएनए लेवल पे समझो। हम क्या करेंगे, कहीं पर क्राइम हुआ, या मान लो ऐसे पता लगाना है कि इस बच्चे के माँ बाप कौन है, तो हम उस इंसान का सैंपल लेंगे, डीएनए का, डीएनए के सैंपल की सीक्वेंसिंग करेंगे। अब हमको किस किस के ऊपर शक है कि या तो क्राइम के हिसाब से 4 लोगों पे शक है, या फिर पेरेंट्स के हिसाब से ये माँ बाप का एक पेयर, ये जो फादर एंड मदर है उनका एक पेयर, ये फादर और मदर है उनका एक पेयर, मतलब 3 पेरेंट्स है, 3 ग्रुप है पेरेंट्स के, ये बच्चा किसका है। तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे का डीएनए सैंपल लेंगे, उसका सीक्वेंसिंग करके साइड में रखेंगे, फिर सारे जो ग्रुप्स है उन सब में लोगों के सैंपल रखेंगे, मैच करेंगे, पता चल जाएगा। चीज समझ में आई? तो पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग बहुत ज्यादा होता है डिजीज पता लगाने के अंदर, कौन किसका प्रोजेनी है ये पता लगाने के अंदर, डीएनए प्रिंटिंग में क्राइम किसने किया है उसका पता लगाने के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको और सिंपल चीज समझाता हूं। जैसे सपोज करो कि कोई इंसान है, पर्सन ए, ठीक, और ये उस इंसान का क्रोमोसोम 1 है, और चूंकि हैप्लॉइड सॉरी डिप्लॉइड होते हैं अपन, तो हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होगी, हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होगी। अब मान लीजिए कि पर्सन बी है, हो सकता है ये इसका भाई है, हो सकता है बहन है, हो सकता है ये कजिन है, कुछ भी है, लेकिन है तो सेम स्पीसीज का। ये क्रोमोसोम 1 उसका भी निकाला, तो ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1, ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी। अब हमने जब चेक किया तो हमको ये पता चलता है कि जो पर्सन ए है, अच्छा उसके पास 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1, एक उसके फादर से आया है, और मान लो ये उसकी मदर से आया है, ये उसके फादर से आया है, पर्सन बी के, हो सकता है सेम ही फादर हो सकता है अलग फादर हो, कोई और हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसकी मदर से आया। अब ये इनके जो फादर और मदर है उनके पास में भी तो 2-2 क्रोमोसोम ए रहे होंगे, उनके फादर और मदर से आए होंगे, बच्चे में कौन सा जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई दादाजी हैं अपने, दादाजी के पास 2 क्रोमोसोम 1 थे जो दादाजी को अपने मम्मी पापा से मिले थे। अब दादाजी के दोनों क्रोमोसोम 1 में से अपने पापा के पास कौन सा आया, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है दादाजी के पापा वाला आया या दादाजी की मम्मी वाला आया। अब अपने पापा के पास में 2 क्रोमोसोम 1 है जो उनको एक तो अपने दादाजी से मिले हैं और एक अपनी दादी जी से मिला है। अब हमारे अंदर उनमें से कौन सा आया, तो वेरिएशंस आते रहेंगे, ये चीज के काम की बात करते हैं। पर्सन 1 का जो फर्स्ट क्रोमोसोम 1 है यानी फादर साइड वाला, उसके ऊपर मान लो यहां पे ए है, ए न्यूक्लियोटाइड है, गिन लेंगे कितने नंबर का है ये, है ना, जैसे स्टार्टिंग से गिन के कितने नंबर का ये। उसी इंसान के पास क्रोमोसोम 1 है, लेकिन जो मदर साइड से आया उसके ऊपर यहां पर लेट सपोज सी है, वही दूसरा इंसान है उसका क्रोमोसोम 1 है, उसके क्रोमोसोम 1 पे सेम जगह के ऊपर यहां पे जी आ गया, और लेट सपोज कि यहां पे टी आ गया।
बाकी सीक्वेंस थोड़ा सा सेम है इधर उधर का, और पूरा क्रोमोसोम सेम नहीं है, और ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे। मैं खाली एक एग्जांपल के तौर पे इतना सा बता रहा हूं आपको। इस कंडीशन को बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये तो मतलब एक केस लिया है, क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है, इसके ऊपर और बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, वो मैं सारे बताऊंगा आपको। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, खुद देख लो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही स्पीसीज के मेंबर्स, चाहे वो एक दूसरे के रिलेटिव हो या ना हो, पर एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जो हल्का फुल्का चेंज आता है, उसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये चीज होती है यूनिक, यूनिक होती है ये, और यूनिक होने के कारण ये बहुत सारे जो है वो चीजों में काम आ जाती है अपने। तो पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स और जीनोम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो ये हुआ पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के अंदर डीएनए सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब सेम इन द सेंस है कि भाई सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कौन से क्रोमोसोम पे क्या जीन है वो भी चीज सेम है। अब उनमें यदि थोड़ा थोड़ा भी अंतर आ रहा है, उसी अंतर को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे यहां पे जो एग्जाम्पल हमने बनाया है, ये एग्जाम्पल है सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हुआ ये डिफरेंस क्या है, कैसे है? अब अपन आते हैं मार्कर के ऊपर। जेनेटिक मार्कर बोल दो, सिंपल मार्कर बोल दो, एक बार सिंपल मार्कर ले लेते हैं, या जेनेटिक मार्कर लिख सकते हो। ठीक है, अभी समझना। जैसे सपोज करिए कि ये है क्रोमोसोम 1, ये है क्रोमोसोम 1, और ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम 1, ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम 1। ठीक है, अब मुझे जो है वो इन क्रोमोसोम के अंदर जो कोई जीन है मान लो, और मुझे ये पता लगाना है कि इस जीन के सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है भी कि नहीं है। मेरे पास दो क्रोमोसोम 1 है, मान लो मैंने ये दोनों क्रोमोसोम 1 मेरे निकाल दिए। अब आप जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे इमेजिन करना। सपोज, क्या सपोज करना आपको? सपोज जीन ए इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 1। मान लो जीन ए प्रेजेंट है क्रोमोसोम 1 पे, ठीक है। और अब सपोज तीन कंडीशन पॉसिबल है, 3,
कंडीशंस पॉसिबल। या तो मैं कैपिटल ए हूं, या मैं कैपिटल ए स्मॉल ए हूं, या मैं स्मॉल ए हूं। मेरी 3 कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं पता कैसे लगाऊं? हालांकि सिर्फ मेरा ये प्रोफाइलिंग करने से नहीं पता चलेगा, मेरी प्रोफाइलिंग को मेरे मदर एंड मेरे फादर के प्रोफाइलिंग से चेक करना पड़ेगा, तब जाके कंफर्म होगा कि मैं कैपिटल ए हूं, या कैपिटल ए स्मॉल हूं, या स्मॉल ए हूं। बट ये पता कैसे लगाएंगे? तो मैं क्या करूंगा कि पहले तो इन क्रोमोसोम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएट से तोड़ दूंगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएट्स। अब मैं डायग्राम थोड़ा बना नहीं रहा क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें आपको पता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएट से तोड़ेंगे तो वो अपनी प्रॉपर साइट के ऊपर कट लगा देगा, कट लग गया। अब उसके बाद में मैं यहां पे इसकी सदन ब्लॉटिंग करूंगा। सदन ब्लॉटिंग। और अब मैं एक छोटा सा काम और करूंगा। मैं ए जीन का जो सीक्वेंस है, मान लो इतना बड़ा होता है ए जीन, तो उसके सीक्वेंस से के अकॉर्डिंग कोई प्रोब बनाऊंगा और प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, और प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन करा के मैं ऑटो रेडियोग्राफी करूंगा। ऑटो रेडियोग्राफी मैंने जानबूझ के बीच वाले डायग्राम नहीं बनाए क्योंकि वो डायग्राम सेम से ही बनते हैं। लास्ट का कंक्लूसिव डायग्राम बनाता हूं मैं। देखो मैंने क्या किया, जब मैंने अपने क्रोमोसोम की ऑटो रेडियोग्राफी करी ए जीन की, तो वो जो प्रोब था वो ए जीन में कहीं जाके चिपका। ए जीन तो इतना बड़ा है, हो सकता है वो यहां चिपक गया, यहां चिपक गया, यहां चिपक, कहीं भी चिपक गया वो। और जब मैंने ऑटो रेडियोग्राफी करी तो मुझे एक तो यहां पे ऑटो रेडियोग्राफी में एक बैंड मिला चमकता हुआ, एक बैंड मिला, और एक बैंड मुझे यहां पे मिला चमकता हुआ। 2 बैंड मिले। हालांकि कंफर्म तो यही हो गया कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए की कहानी है, बट हो सकता है ना भी हो। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने पेरेंट से चेक करूंगा। चेक विथ पेरेंटल ब्लॉट। पेरेंट का भी जैसे ऐसे पूरी प्रोसेसिंग करके ब्लॉट कर लेंगे और उससे चेक करेंगे। इससे मुझे कंफर्म होगा कि भाई क्या सीन है। मैं ये चीज डिटेल में थोड़ा सा आगे फिर बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार मार्कर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब एक बार वापस आओ अपने सिंपल टर्म पे। मार्कर क्या होता है? मार्कर एक ऐसी डिवाइस है जो इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करने का काम करती है, ताकि हमारी नजर सीधी उस इंपॉर्टेंट चीज पे पड़े। अब आप किताब पढ़ रहे हो तो आपने किताब में कहीं कोई लाइन है उसको हाईलाइट कर दिया। मान लो आपको कमरे में बिजली फिटिंग करवानी है, ठीक है, तो बिजली फिटिंग के अंदर आपको प्लग कहां लगाना है, स्विच कहां लगाना है, लाइट कहां लगानी है। आपने क्या किया, दीवार पे क्रॉस कर करके मार्कर लगा दिया, या ऐसे लिख दिया कि भाई ये T फॉर ट्यूबलाइट है, S फॉर स्विच है, ऐसे करके आपने लेटर्स लिख दिए। तो आपने क्या किया, आपने अपने कमरे की दीवार को हाईलाइट कर दिया। इसको मार्कर कहते हैं अपन। तो मार्कर से क्या होता है, मार्कर से हमको कोई चीज इजीली आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। अब इसी को आप इसमें समझिए, डीएनए के सेंस में मार्कर क्या है। आपने जो प्रोब बनाया था, प्रोब का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो डीएनए के अंदर है, इसमें जीन के अंदर है। प्रोब है वो जीन ए से चिपका था, यहां पर डीनेचुरेशन करना पड़ेगा।
डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, उसके अंदर थोड़ी ना प्रोब घुसेगा। आपको जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करा है, उसके बाद में सदन ब्लॉटिंग करी है, आपको यहां पे डीनेचर करना पड़ेगा ताकि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं। अब जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रोब है सिंगल स्ट्रैंडेड, वो चिपकेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से। वापस आओ, ये है जीन ए। जीन ए के अंदर एक सीक्वेंस है जिसका उल्टा सीक्वेंस हमने बनाया प्रोब के रूप में, और जब हमने प्रोब को चिपकाया उससे, तो जीन ए का वो छोटा सा एरिया है वो चमकने लगा, और उसके चमकने से हमको ये समझ में आया कि कौन सी साइज का ये बैंड है। इसको मार्कर बोलते हैं। जीन ए का वो सीक्वेंस जिसके लिए हमने प्रोब बनाया था, उस सीक्वेंस को मार्कर बोलते हैं। या ऐसे कह दो, जीन ए हमारा मार्कर जीन है इस बार, क्योंकि जीन ए का ही तो पार्ट है ना वो सीक्वेंस। बस इससे हमको ए जीन के बारे में पता चला कम से कम, कि ए जीन है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ते हैं तो कितनी जगह से टूटता है। हो सकता है उसमें एक ही साइट हो सकता है उसमें दो टूटने की साइट हो सकता है मदर के क्रोमोजोम में दो साइट हो, फादर के क्रोमोजोम में तीन साइट हो। एक साइट मदर वाली म्यूटेशन की वजह से गायब हो गई। साइट तो छोटी सी होती है, उसमें एक आधा चेंज हो जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं पहचानेगा। फिर मार्कर क्या है देखो, मार्कर का मतलब होता है डीएनए सीक्वेंसेस with known chromosomal locations used to identify track inheritance and genetic variations। जेनेटिक वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, या फिर जो इनहेरिटेंस पैटर्न है कि ये वाला क्रोमोसोम फादर की साइड से आया, मदर की साइड से आया, इस तरीके से काम करता है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मार्कर्स। मार्कर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स। तो पहला जो टाइप होता है उसे बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल मार्कर। मोर्फोलॉजिकल मार्कर्स। मोर्फोलॉजी का मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से समझ में आ जाएंगे, या फिर मतलब देख के पता चल जाएगा। मोर्फोलॉजिकल मार्कर्स को कहते हैं नेकेड आईज या नेकेड आई पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म देखो, मैं आपको एक एक करके सारा ये समझा देता हूं। तीन टाइप होते हैं। तो मोर्फोलॉजिकल मार्कर के बारे में बात करते हैं। देखो, एकदम सिंपल है ये तो, और ये इतने ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होते हैं, तो चीज समझिए। मोर्फोलॉजिकल मार्कर का मतलब है कि दीज आर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। मेनली तो ये एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी के ऊपर ही
जो है वो बेस्ड होते हैं। कभी कभी आपको हल्का फुल्का एग्जाम्पल में मोलिकुलर लेवल पे जाना पड़ सकता है, बाकी ये मोर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं, क्योंकि इसमें अपन जीन लेवल के ऊपर तो कभी नहीं जाते, बस बात करते हैं जीन की। अब उसके बाद में जैसे मोर्फोलॉजिकल जो मार्कर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी मच इंफॉर्मेटिव। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये नहीं होते, इनसे बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलता। दीज आर द फर्स्ट जनरेशन मार्कर। फर्स्ट जनरेशन मार्कर्स। फर्स्ट जनरेशन मार्कर्स का मतलब हो गया कि जब सबसे पहले ऐसा कुछ मार्किंग मतलब ये पता लगाने की कोशिश करी होगी, तो इन्हीं मार्कर्स का इस्तेमाल किया था। जैसे एग्जाम्पल समझो, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल है हाइट। अब किसी की हाइट है, उसके बेसिस पे आपको पता लगाना है कि इसके माँ बाप कौन है। बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है ना। जैसे मान लो कि ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप के आधार पे पता लगाना है कि माता पिता कौन है। बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। मान लो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, एक कपल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, हो सकता है वो ऐसा ए हो, और उसकी जो पार्टनर है उसका ब्लड ग्रुप बी है, ऐसा बी हो सकता है ना कि ये दोनों इस बच्चे के माँ बाप हो सकता है एक कपल ऐसा है जिनका ब्लड ग्रुप ओ है दोनों का, हो सकता है ये इसके माँ बाप हो। तो कहने का मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर से आप इतना ज्यादा एश्योर नहीं हो सकते पहचानने में, डिफरेंस क्रिएट करने में। बट चलो ठीक है, जैसे एक कलर हो गया, कोई कलर ऑफ फ्लावर हो गया, सीड हो गया, फ्रूट हो गया, थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं अपन। अब एक चीज समझिए आप, जैसे सपोज करो कि कोई गार्डन है बड़ा सा, और उस गार्डन के अंदर जो है वो कुछ प्लांट्स पहले से लगे हुए थे, ठीक है, और कुछ प्लांट्स अब नए लगे हैं आपके सामने कि भाई पुराने वाले प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हुआ था, अगले सीजन उनके प्रोजेनीज लग गए। और सपोज करो प्रोजेनी के अंदर पिंक कलर का फ्लावर है, तो आप एक हल्का सा अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कौन से पेरेंट्स में क्रॉस हुआ होगा तो पिंक फ्लावर आया होगा, अंदाजा लग सकता है एक। तो उस आधार पे ये मोर्फोलॉजिकल मार्कर्स काम करते हैं, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन इनसे नहीं निकलती है। इनसे थोड़े से बेटर होते हैं सेकेंड जनरेशन मार्कर्स। सेकेंड जनरेशन मार्कर्स हैं, वो होते हैं बायोकेमिकल मार्कर्स। बायोकेमिकल मार्कर्स, बायोकेमिकल मार्कर्स में क्या सीन है देखो, दीज आर द सेकेंड जनरेशन मार्कर्स। ये सेकेंड जनरेशन मार्कर्स होते हैं। दे आर बेटर देन मोर्फोलॉजिकल मार्कर्स। दे आर बेटर देन मोर्फोलॉजिकल मार्कर्स। मोर्फोलॉजिकल मार्कर से तो बेटर होते हैं। एग्जाम्पल देखो कैसे आएगा। जैसे कोई एंजाइम है, जैसे कोई प्रोटीन है, जैसे कोई लेट से अमाइनो एसिड्स हैं, एटसेट्रा। मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस का एक पहला जो एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, वो है, आपके पास में भी तो है। अभी अपने को यहां पे डीएनए लेवल पे नहीं जाना है,
समझो बात को। अगले हम पढ़ेंगे मोलिकुलर मार्कर, उसमें डीएनए लेवल पे जाएंगे। अभी अपन उस पे नहीं जा रहे। आपने अपना हेक्सोकाइनेज का एंजाइम निकाला, मैंने अपना हेक्सोकाइनेज का एंजाइम निकाला, दोनों का एंजाइम सेम स्टेप में काम करता है। हो सकता है एग्जैक्ट सेम एफिशिएंसी हो, बट ये भी हो सकता है आपके और मेरे एंजाइम के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में डिफरेंस हो। अगर सीक्वेंस में अपने डिफरेंस आया तो ऊपर एमआरएनए के कोडोन में डिफरेंस रहा होगा, कोडोन में डिफरेंस रहा होगा तो ऊपर जीन में डिफरेंस रहा होगा। थोड़ा पता चल रहा है अच्छा सा? बस ये बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं, बायोकेमिकल मार्कर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एंजाइम्स में हम आइसो एंजाइम्स की बात करते हैं। आइसो एंजाइम्स आर द कॉपीज ऑफ सेम एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम जीन इन डिफरेंट सेल्स। जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, LH1, LH2, LH3, LH4। कोई हार्ट के अंदर बनता है, कोई मसल में बनता है, कोई हार्ट और मसल का इंटरमीडिएट होता है। पढ़ा था अपन ने आइसो एंजाइम, उससे हमको पता चल जाएगा। जैसे अब मैं आपको समझाता हूं एक आइसो एंजाइम का एग्जांपल लेके। एक इंसान है, पर्सन ए, उस इंसान से हमने क्या किया, मसल सेल्स ली और उस इंसान की हमने लेट से लीवर सेल्स ली। ठीक है, अब जो ये इंसान है इसकी मसल सेल्स से हमने निकाला लेट सपोज जीन एक्स, और उसके भी जीन एक्स निकाला। इस जीन एक्स का हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवाया, मैं फाइनली प्रोटीन लिख रहा हूं। तो ये एन टर्मिनस से सी टर्मिनस और ये एन टर्मिनस से सी टर्मिनस, और आपने क्या बोलते हैं इसको, ये एंजाइम है कोई, और ये भी एंजाइम है, मतलब है तो सेम जीन एक्स, इंसान भी सेम, मसल सेल और लीवर सेल का अंतर है। हो सकता है इस इंसान में यहां पर टायरोसिन अमाइनो एसिड है, Y4 टायरोसिन, और इस इंसान में यहां पर टायरोसिन की जगह मान लो कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन। ये आ गया अमाइनो एसिड का डिफरेंस। जब आप आगे सॉरी, जब आप आगे इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इसमें मान लीजिए आपका मसल वाला है और इसके अंदर मान लीजिए ये लीवर वाला एंजाइम डाला है, M फॉर मसल, L फॉर लीवर। एंजाइम तो सेम ही है, ये एंजाइम यहां तक मूव करता है और ये एंजाइम हल्का सा आगे तक मूव करता है सपोज। तो इससे आपको ये पता चल गया कि एक ही इंसान के, एक ही जीन के दो अलग अलग एंजाइम बनते हैं। हार्ट में या लीवर में अलग बन रहा है, मसल के अंदर अलग बन रहा है। ये होता है बायोकेमिकल मार्कर। या आप फिर ऐसे कर सकते हो कि दो अलग अलग इंसान हैं, उनके सेम जीन सेम साइट, यानी मेरे मसल से एक्स जीन निकाला, आपके मसल से भी एक्स जीन निकाला, तो अपन पर्सन तो दो अलग अलग हो गए बट जीन एक है, एंजाइम एक है। फिर देखें कि क्या एंजाइम में डिफरेंस आता है। दैट इज नोन एज बायोकेमिकल मार्कर्स, आइसो एंजाइम के आधार पे। अब अपन आते हैं थर्ड जनरेशन मार्कर्स पे, जो कि मच बेटर इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, और इसमें अपन बात करेंगे
मॉलिक्यूलर मार्कर्स की। molecular markers. Molecular markers है, very first of all they are known as third generation marker. ये थर्ड जनरेशन मार्कर्स होते हैं। सेकेंडली जो मोलिकुलर मार्कर्स होते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंसेस। ये डीएनए सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट जो मोलिकुलर मार्कर्स होते हैं, दे आर मच मोर बेटर, मच मोर बेटर टाइप के होते हैं ये, ठीक है। अब आप ये चीज समझ लेना कि इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, हो सकता है उनमें से कोई ज्यादा अच्छा हो, कोई कम अच्छा हो, बट ओवरऑल मोलिकुलर मार्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। अब इन मोलिकुलर मार्कर के अंदर भी कई सारे जो है वो डिफरेंसेस हैं, आते हैं। मैं आपको वो बताता हूं, समझाता हूं। देखो, पहले तो मैं आपको इनके नाम बता देता हूं एक बार मोलिकुलर मार्कर्स के, फिर अपन एक एक करके मैं आपको चीज समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। देखो, जैसे एक मोलिकुलर मार्कर है, इसका नाम है RFLP। RFLP, RFLP का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, यानी कि हम किसी जीन को या किसी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, ठीक है। सेम जीन को, मेरे अंदर से सेम जीन, आपके अंदर से सेम जीन, तीसरे इंसान के अंदर से सेम जीन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो हमें एक चीज पता चलेगी कि हम सबका जीन तो सेम था, सेम जीन था, लेकिन उसके जो टुकड़े हुए वो सेम लेंथ के नहीं है। यानी सेम जीन के टुकड़े करोगे तो कोई टुकड़ा, मतलब कोई जीन है वो 4 टुकड़ों में टूटेगा, कोई 3 में टूटेगा, कोई 2 में टूटेगा, कोई 1 में ही पूरा एक ही रह सकता है, कोई और ज्यादा में टूट सकता है। यानी कि यहां लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक बार डिफरेंस मान लो आप, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से आप टुकड़े कर रहे हो और सारे जीन तो सेम है लेकिन टुकड़े इक्वल नहीं है। इसका मतलब किसी के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो या तो गायब हो गई है या म्यूटेशन से बदल गई है। मेरे पास में 3 साइट है तो 4 टुकड़े होंगे, आपके पास 2 साइट है तो 3 टुकड़े होंगे। पढ़ेंगे अपन। एक तो ये है। दूसरा देखो, दूसरा है RAPD। RAPD रैंडम, नाम से स्पष्ट है, रैंडम। एक जीन, एक क्रोमोजोम है, टुकड़े करो, या क्रोमोजोम है उसमें कहीं पर भी प्रोब डाल दो। रैंडम एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन करने के बाद में मतलब रैंडमली उस पर प्रोब जोड़ दो और प्रोब जोड़ने के बाद उसका PCR करो, उसको बढ़ाओ। रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो आपको पता चलेगा कि उस डीएनए में, जैसे आपने मान लो कि 4 प्रोब डाले, मेरे डीएनए के अंदर 4 प्रोब है, वो चारों जुड़ गए। आपके डीएनए के अंदर 3 ही प्रोब जुड़े, यानी एक प्रोब वाला जो सीक्वेंस था वो आप में अलग है, मेरे में अलग है। मेरा जो डीएनए था, डीएनए सेम है, आपका भी 1 है डीएनए, मेरा भी 1 है। उस डीएनए में 4 जगह प्रोब डाले, 4 प्रोब जुड़ गए। इसका मतलब मेरे डीएनए के अंदर वो 4 सीक्वेंस है। या मान लो अपन 10 प्रोब डालते हैं, मेरे डीएनए में 10 में से 8 जुड़ गए, मतलब 8 जगह वो सीक्वेंस है। आप वाले में 7 जगह जुड़े, किसी में 6 जगह, 5 जगह, 4 जगह, 10 जगह। तो इसका मतलब जो रैंडम सीक्वेंसेस की हम बात कर रहे हैं उनमें भी पॉलीमॉर्फिज्म है।
फिर एक आता है AFLP, एम्प्लीफिकेशन या एम्प्लीफाइड यानी PCR तो किया है। फ्रेगमेंट लेंथ फ्रेगमेंट लेंथ यानी टुकड़े करके PCR किया है। RFLP जो फर्स्ट वाला है उसमें टुकड़े करिए, लेकिन PCR नहीं किया, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन सीधा कर लिया। यहां हमने टुकड़े करके उनको एम्प्लीफाई किया, तो जो टुकड़ों की लेंथ है उनमें जो डिफरेंस पता चला उसको बोल देंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जो भी पता चले अपने को। एक है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हर इंसान में रिपीटेटिव DNA होता है। जैसे सपोज करो मेरी उंगली है ये, ठीक है, इसमें यहां पर DNA का सीक्वेंस है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे एक बार सपोज ATCG कई बार रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं टेंडम रिपीट। टेंडम का मतलब लगातार, ATCG वापस ATCG वापस ATCG वापस ATCG। अब मेरे पास में इस DNA की 2 कॉपी है, एक फादर से आया एक मदर से आया, इसके ऊपर वो सीक्वेंस 50 बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर वो सीक्वेंस 150 बार रिपीट हो रहा है। टेंडम रिपीट्स का नंबर वेरिएबल है। ATCG सीक्वेंस फादर से जो मेरे पास DNA आया उसके ऊपर 50 बार रिपीट आ रहा है, मदर से आया उसके पास 150 है। चीज समझ में आई? अब ये चीज कभी भी गलत नहीं होगी। जैसे मैंने वो ब्लड ग्रुप वाला बताया ना, बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, एक कपल है जिसमें ब्लड ग्रुप IA IB है, मतलब एक के अंदर AB ब्लड ग्रुप है और दूसरे कपल के अंदर O ब्लड ग्रुप है। दोनों ही कपल उस बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी कपल। लेकिन ये वेरिएबल नंबर वाला कभी गलत नहीं हो सकता। अगर मेरे पास 50 बार और 150 बार रिपीट है, तो मेरे पेरेंट्स के पास एक एक क्रोमोजोम पे तो 50 और 150 बार मिलेगा। किसी के पास 50 वाला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी तो वो DNA उनके पेरेंट्स से मिले हैं। ये चीज गलत नहीं होगी, बढ़िया इंफॉर्मेशन देती है। फिर एक आता है SSR, इसे बोलते हैं सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स जो है वो VNTR के जैसे ही होते हैं, बस इनमें जो लेंथ होती है वो छोटी होती है। जैसे मैंने ATCG बताया था ना, हालांकि ये भी छोटा ही बताया है मैंने, बहुत लंबा 6 7 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। सिंपल सीक्वेंस रिपीट के अंदर क्या होता है, छोटा सा सीक्वेंस, जैसे AG ये रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं सिंपल सीक्वेंस रिपीट। इसी को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट इसी को बोलते हैं। फिर एक आता है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने पहले बता दिया था वही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मान लो आप एक काम करो, DNA 1 है, उस DNA 1 के ऊपर आपने ये डिसाइड किया कि न्यूक्लियोटाइड नंबर 1000 से लेके न्यूक्लियोटाइड नंबर 1010, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड या 10 बेस पेयर 1000 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। 10 बेस पेयर वाला जो सीक्वेंस है वो हम सब में चेक करेंगे अपन, क्रोमोसोम 1 वाला। तो आप में वो सीक्वेंस, मुझ में वो सीक्वेंस हो सकता है एक एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर आए, तो उसे बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
और हमारे जीनोम में ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां एक एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर रहता है, ये SNP होती है। एक होता है ISSR। ISSR का मतलब है इंटर सिंपल रिपीट सीक्वेंस। इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट। जो मैंने VNTR और SSR बताया ना, वो लोग तो क्या है, मेनली क्रोमोजोम पे टर्मिनल हिस्से पे पाए जाते हैं, टीलोमर्स के पास में। लेकिन ये है इंटर, बीच में। तो DNA में कहीं कहीं बीच में भी जो रिपीट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। बीच में जो रिपीट होगा वो लंबा रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि बीच बीच में जीन्स आते हैं ना, तो लंबे रिपीट्स नहीं होते, वहां सिंपल रिपीट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ टाइप के हमारे पास में सीक्वेंस है जिनके आधार पे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब ये बात तो हो गई टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर कैसे कैसे है, बट इनको कैटेगराइज करना पड़ेगा, कई तरीके से कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या कैटेगराइजेशन होता है। जैसे बेस्ड ऑन PCR, क्या उस मार्कर की PCR करने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो PCR करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे। सो नॉन PCR और PCR बेस्ड होते हैं। जैसे ये याद रखने की बात है, नॉन PCR बेस्ड, इसमें PCR करने की जरूरत नहीं है। RFLP, आपको RFLP के अंदर PCR करने की जरूरत नहीं होती है। PCR करने की जरूरत नहीं होती है। कौन कौन, एक तो RFLP हो गया जिसमें PCR की जरूरत नहीं है, और एक अपन और बात कर लेते हैं, नॉन PCR बेस्ड RFLP, ठीक है, यही है। अब उसके बाद दूसरे जिसमें आपको PCR करना पड़ेगा, PCR बेस्ड। तो देखो, एक तो जिसमें भी A आया है, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाइड, तो एम्प्लीफाइड का मतलब ही हो गया कि उसको PCR करना पड़ेगा। तो एक तो है RAPD, एक है AFLP, ठीक है। एक आता है STR, सिंपल टेंडम रिपीट्स या सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, इसको STR भी बोल सकते हैं। STR इसे बोलते हैं सिंपल टेंडम रिपीट्स, STR सिंपल टेंडम रिपीट्स। इसे अपन इसमें SNP भी लेते हैं, क्योंकि देखो ये ऐसे हैं जिनमें सीक्वेंस है वो बहुत छोटा रह सकता है, जिसमें हमें और ज्यादा कॉपीज की जरूरत पड़ेगी तब उसका रिजल्ट आएगा, तो इसे हम बोलेंगे PCR बेस्ड। अब दूसरा है एक्सप्रेशन के आधार पे, बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। देखो बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन क्या है, कुछ ऐसे जीन होते हैं जिनमें डोमिनेंस पाई जाती है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो अगर वैसे देखा जाए तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप वाले में जो अल्टीमेटली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर आएगा वो करेक्टर डोमिनेंट एलील का ही आएगा। तो ऐसे जीन को अपन डोमिनेंट जीन बोले एक बार, है ना। तो वो सारे मार्कर्स जिनके अंदर केवल एक जीन का एक्सप्रेशन होता है उसे बोलते हैं डोमिनेंट मार्कर।
जहां दोनों जीन का एक्सप्रेशन हो उसे बोलते हैं कोडोमिनेंट मार्कर। मैं आपको समझाता हूं, देखो इसमें पहला आएगा डोमिनेंट मार्कर। डोमिनेंट मार्कर, डोमिनेंट मार्कर का मतलब क्या है? डोमिनेंट मार्कर का मतलब है when only dominant allele is डिटेक्टेबल। जब डोमिनेंट एलील है वही डिटेक्टेबल होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे सपोज करो एक है पेरेंट 1 और ये है कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक। दूसरा है मान लो पेरेंट 2, ये है स्मॉल ए स्मॉल ए। इनसे बना F1 प्रोजेनी जो बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब क्या होता है, हम जब इनका जीन निकालेंगे, जीन को जरूरत पड़ी तो अपन एम्पलीफाई करेंगे या सीधा प्रोब डालेंगे, सदन ब्लॉटिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। देखो पेरेंट 1 है, उसके पास कैपिटल ए है, और कैपिटल ए दोनों ही कैपिटल ए हैं, तो इनका एक बैंड आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको पहचान लिया जाएगा। अब पेरेंट 2 है, उसका कोई बैंड नहीं आएगा क्योंकि उसके पास दोनों रिसेसिव है, खाली रहेगा, ये खाली रहने वाला है। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये खाली है, तो इसका मतलब इसके पास दोनों कॉपी रिसेसिव है। और अगर रिसेसिव कॉपी एक्सप्रेस नहीं हो रही तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है। अगर रिसेसिव कॉपी एक्सप्रेस नहीं हो रही तो इसका मतलब ये डोमिनेंट वाला केस है। अब F1 के पास में एक कॉपी कैपिटल ए की है, तो एक कॉपी कैपिटल ए की वजह से एग्जैक्टली वो वाला बैंड तो आ जाएगा जो फर्स्ट पेरेंट के पास में है, पर दूसरा वाला बैंड नहीं आएगा। तो यहां आपको जो ये खाली ब्लॉक दिख रहा है उसके आधार पे पहचानना है कि ये डोमिनेंट मार्कर है या कोडोमिनेंट मार्कर है। दो ही टाइप के होते हैं डोमिनेंट मार्कर। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल आता है RAPD एंड AFLP। जिसमें A आ रहा है वो डोमिनेंट वाला है, ऐसे याद करो, मैं भी ऐसे ही करता था याद। जिसमें A आ रहा है वो डोमिनेंट वाला होता है। अब दूसरा समझाऊं आपको, कोडोमिनेंट मार्कर। कोडोमिनेंट मार्कर कोडोमिनेंट मार्कर के अंदर क्या होगा, बोथ एलिल्स आर डिटेक्टेबल। दोनों एलिल से वो डिटेक्टेबल है। जैसे सपोज करो कि पेरेंट 1 है, वो है कैपिटल ए, पेरेंट 2 है वो है स्मॉल ए, और पेरेंट इनसे कोई F1 प्रोजेनी पैदा हुआ वो कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब ये तो अपन एक जीन का लेके चल रहे हैं, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इनका वही पूरा प्रोसेस किया, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करानी पड़ती है या फिर जो है वो सदन ब्लॉटिंग करानी पड़ती है, तो अपन ने वो चीज करवा ली। अब अपन ने ये देखा कि जो ए है उसका बैंड यहां पे आता है, कैपिटल ए का, स्मॉल ए का बैंड यहां पे आता है। जब आपको दिख जाए कि भाई दोनों पेरेंट्स का बैंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोडोमिनेंट है। F1 के अंदर एक कैपिटल ए है तो उसका बैंड यहां पे आ गया, और एक स्मॉल ए है उसका बैंड यहां पे आ गया। इसे बोलते हैं कोडोमिनेंट मार्कर। कोडोमिनेंट मार्कर।
चीज समझ में आई आपको? अब एक चीज समझाता हूं मैं आपको, एग्जाम में आपको ये तो दिया हुआ मिलेगा नहीं, अब आपको पहचानना है। तो आप पहले ये देखो कि जो F1 है उसके पास दो बैंड बने हैं, एक बैंड एग्जैक्टली एक पेरेंट के जैसा है, दूसरा बैंड एग्जैक्टली दूसरे पेरेंट के जैसा है। इसका मतलब ये दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स को एक साथ शो कर रहा है, कोडोमिनेंट हो गया। इसके आधार पे आपको इसे कैपिटल ए स्मॉल ए रखना है। हाँ, चाहो तो आप इसको कैपिटल ए कर दो, इसको स्मॉल ए कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि F1 के पास में दोनों आए कि नहीं आए। अब एक चीज सोचो, आप वो करते हो, क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं या टेस्ट क्रॉस कराते हैं मान लो, और आपको प्रोफाइल दे दे कि 4 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब आपको ये तो पता ही है कि एक बच्चा है वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, एक बच्चा जो है सॉरी, एक बच्चा होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक बच्चा होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बच्चा होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक बच्चा होगा स्मॉल वाई। ये आपको पता है ना, डोमिनेंट वाला केस है। जिसके पास में दोनों आर स्मॉल है, जिसके पास में दोनों वाई स्मॉल है, उसमें कोई बैंड नहीं आएगा, क्योंकि सारे रिसेसिव है, वहां पे वो वाली लाइन खाली रहेगी। अब मान लो आप ये कहते हो कि आर वाला जो बैंड है वो यहां मानते हो, और वाई वाला मान लो आप यहां मानते हो, तो जो अगला है उसके पास एक कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का यहां आ जाएगा, लेकिन दोनों वाई स्मॉल है तो वाई वाला बैंड उसमें नहीं दिखेगा। अगला वाला है उसके पास में एक वाई आ गया, लेकिन उसके पास आर दोनों स्मॉल है, उसका बैंड नहीं दिखेगा, अगला वाला तो पूरा ही खाली रहेगा। ये है डोमिनेंट मार्कर का केस, डोमिनेंट मार्कर। ये कोडोमिनेंट में मैंने डायग्राम बना दिया, बट ये डोमिनेंट मार्कर का केस है। तो ये कोडोमिनेंट एंड डोमिनेंट मार्कर के आधार पे होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पेयरिंग। बेस्ड ऑन पेयरिंग, पेयरिंग के आधार पे कितने टाइप के क्या मार्कर होते हैं। अब अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकस या बेस्ड ऑन पेयरिंग। बेस्ड ऑन प्रॉब पेयरिंग, प्रॉब की पेयरिंग के आधार पे मार्कर्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है, वो होता है सिंगल लोकस, सिंगल लोकस मार्कर्स। कैसे? सिंगल लोकस मार्कर का मतलब ये है कि जैसे सपोज ये पूरा पेन जो है वो आपका डीएनए है, और आपने एक प्रॉब बनाया, वो प्रॉब इसमें सिर्फ एक ही जगह के ऊपर जाके चिपक रहा है, मतलब प्रॉब का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो पूरे डीएनए में केवल एक बार ही है। तो ये हो गया सिंपल सिंगल लोकस मार्कर। अब यदि सेम प्रॉब यहां भी चिपकता है, यहां भी चिपकता है, यहां भी चिपकता है, इसका मतलब मल्टीपल साइट्स पे प्रॉब के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो जो सिंगल लोकस मार्कर है उसमें क्या होता है कि प्रॉब बाइंड्स ओनली विथ वन लोकस, दैट इज ओनली वन प्रॉब कॉम्प्लीमेंट्री साइट। केवल एक है वो प्रॉब की कॉम्प्लीमेंट्री साइट होती है। इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका जैसे RFLP, जैसे SSR, STR,
SNP, ये सारे के सारे माइक्रो सैटेलाइट वगैरह ये सारे आ जाएंगे। दूसरा जो है इसे हम बोलते हैं मल्टीलोकस मार्कर्स, मल्टीलोकस मार्कर्स। मल्टीलोकस मार्कर्स में क्या होगा कि जो प्रोब है उस प्रोब की बहुत सारी साइट्स है। प्रोब बाइंड्स एट मल्टीपल साइट्स। प्रोब जो है वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर बाइंड करता है, तो इसका मतलब बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स है। जैसे एग्जांपल AFLP, RAPD, जैसे कि VNTR, ये सारे के सारे। तो ये हुआ हमारे पास में एक सिंपल सा केस, इतना सा, ठीक है। अब अपन एक एक करके जो मार्कर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। तो जैसे देखो, सबसे अच्छा मार्कर वो होता है जो कि इजीली डिटेक्टेबल हो। अगर आपने कॉपी में मतलब नोटबुक में हाईलाइट कर दिया, वो दिख ही नहीं रहा है कहाँ हाईलाइट किया है। आपने दीवार पे निशान लगा दिए लेकिन बिजली वाले को पता ही नहीं चला आपने दीवार पे कहाँ निशान लगाए, इसका मतलब आपने मार्किंग अच्छी नहीं करी है। दूसरा, जो मार्कर्स होते हैं उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होनी चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म होगी तभी तो डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग है। इसलिए कुछ छोटे छोटे ऐसे ही करेक्टर्स हैं। जैसे पहला, मार्कर्स मस्ट बी polymorphic, they must be easy to detect, आसानी से पहचाने जाएं। उसके बाद में मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन जीनोम, जगह जगह पर होने चाहिए। मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन जीनोम, जीनोम में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। फिर उसके बाद में रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है कि अगली जनरेशन में जाने भी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी वजह से ये अगली जनरेशन के अंदर जाए ही ना। तो ये कुछ सिंपल सिंपल कैरेक्टर्स हैं इनके। अब अपन बात करते हैं एक एक करके इन मार्कर्स के बारे में। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे RFLP की, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, उसके हिसाब से होगा ये। RFLP क्या है? सपोज करो कि ये है जीन A और इसके दो एलील्स हैं, कैपिटल A एलील और स्मॉल a एलील। ठीक है, कैपिटल A एलील और स्मॉल a एलील। अब क्या हुआ कि ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको, ये कैपिटल A एलील है और ये स्मॉल a एलील है, ये इस तरीके से है। ठीक, अब क्या होता है कि कैपिटल A एलील में यहां एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट है, यहां एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट है और यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट है, 3 जगह पे। और जो स्मॉल a है उसमें एक यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट है और एक यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट है।
दो जगह पे ही है। तो स्मॉल ए के अंदर क्या हुआ, जो मिडल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट है वो डिसअपियर हो गई ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण ये साइट है वो डिसअपियर हो गई। अब एक काम करते हैं अपन, अब अपन एक काम करेंगे और काम ये करेंगे कि इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से ट्रीट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ट्रीटमेंट देंगे। तो जब कैपिटल ए को ट्रीट करेंगे तो कैपिटल ए से फ्रेगमेंट 1 फ्रेगमेंट 2 बनेगा। तो एक फ्रेगमेंट ये बन गया और एक फ्रेगमेंट है वो ये बन गया। जब हम स्मॉल ए को ट्रीट करेंगे तो एक सिंगल बड़ा फ्रेगमेंट बनेगा ऐसे करके, राइट। और अब अपन क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कि यहां पे प्रोब बाइंडिंग साइट है, सपोज इस जगह पे ये है प्रोब बाइंडिंग साइट, मतलब जो प्रोब हम बनाएंगे उस प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ये है प्रोब बाइंडिंग साइट। प्रोब बाइंडिंग साइट, क्योंकि RFLP एक कोडोमिनेंट मार्कर है, इसलिए जो प्रोब की बाइंडिंग साइट होगी वो स्मॉल ए में भी होगी कैपिटल ए में भी होगी। ये है प्रोब बाइंडिंग साइट, ये प्रोब बाइंडिंग साइट है। जब आप इसको सदन ब्लॉटिंग करोगे, सदन ब्लॉटिंग, उसके बाद में प्रोब हाइब्रिडाइजेशन करोगे, प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, तो आप समझ जाना कि प्रोब यहां पे आके जुड़ेगा और प्रोब यहां पे आके जुड़ेगा। फिर आप इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, ऑटो रेडियोग्राफी। तो आपको पता है कि जो ऑटो रेडियोग्राफी है ये सदन ब्लॉट है, और इसकी जो ऑटो रेडियोग्राफी है, कैपिटल ए है वो छोटा टुकड़ा है, मतलब कैपिटल ए का 2 टुकड़े हो गए थे, 2 में से एक के पास प्रोब बाइंडिंग साइट है, वो टुकड़ा छोटा है तो वो यहां तक आएगा, ये कैपिटल ए है। और स्मॉल ए एक बड़ा टुकड़ा टूटेगा और वो टुकड़े में भी प्रोब बाइंडिंग साइट है, इसलिए प्रोब जुड़ गया था यहाँ पे और ये चमकता हुआ दिखेगा, तो ये बैंड आएगा हमारे पास में RFLP का। अब आप इस RFLP को आराम से चेक कर सकते हो दूसरे मतलब पेरेंट्स के साथ में, या एक पेडिग्री बना सकते हो, एकदम सिंपल रहता है और सिंपल वे में आपका आंसर इसका निकल जाएगा। तो ये हुआ एक हमारे पास में RFLP के बारे में। अब इस RFLP के क्या क्या अच्छे पॉइंट्स है, मतलब क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है। तो जैसे देखो ये एक कोडोमिनेंट मार्कर होता है, वो मैंने बता ही दिया था, कोडोमिनेंट। ये नॉन PCR बेस्ड है, नॉन PCR बेस्ड, सीधा हाइब्रिडाइजेशन कराओ। तीसरा ये हाईली रिलायबल है, हाईली रिलायबल है, हाईली रिलायबल। ये तो हो गई इसकी अच्छी बात है, बट इसकी बुरी बात ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। और चूंकि हम इसमें PCR तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए ज्यादा DNA है वो चाहिएगा, मोर DNA रिक्वायर्ड, इसमें ज्यादा DNA है वो चाहिएगा। तो ये हुआ हमारे पास में RFLP। दूसरा पढ़ते अपन RAPD, RAPD, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA।
क्या सीन है इसका, कैसे क्या करना है देखो। जैसे सपोज करो कि कैपिटल ए है, वही अपन बात करते हैं, अपन कैपिटल ए एलील है, और उस कैपिटल ए एलील में बहुत सारी जगह पर ये प्रोब बाइंडिंग साइट्स हैं। दीज आर मल्टीपल प्रोब बाइंडिंग साइट्स। तो चूंकि ये रैंडम है, तो रैंडमली प्रोब कहीं पर भी जाकर के बाइंड होगा। स्मॉल ए एलील है, स्मॉल ए एलील, इसमें हो सकता है प्रोब बाइंडिंग साइट हो सकता है ना भी हो, बट चूंकि डोमिनेंट के लिए ये होता है तो इसमें प्रोब बाइंडिंग साइट नहीं भी हो सकती है। अब आपको क्या करना है, यहां पे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं यहां पे एक प्रोब बाइंडिंग साइट बस एक ही है, ठीक है। अब पूरी प्रोसेस आपको वही करनी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगाना है, सदन ब्लॉटिंग करनी है, प्रोब हाइब्रिडाइजेशन करना है, और उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी करनी है। ये सारा का सारा काम करना पड़ेगा। जब आप इसकी अल्टीमेटली ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो आपको बहुत मोटा एक बैंड दिखाई देगा चमकता हुआ, जो कैपिटल ए का होगा, और स्मॉल ए है वो आपको डिटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसे बोलते हैं RAPD। तो ये तरीका थोड़ा फास्ट होता है, इसमें कोई भी तरीके का जो है वो कंटामिनेशन नहीं होगा, और ये एक डोमिनेंट मार्कर है। इसकी लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये RAPD है। अब उसके बाद में AFLP, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद में अपन PCR करते हैं, तो इससे हो जाएगा वो। अब उसके बाद सारे स्टेप सेम है, सारे स्टेप सेम है, सेम स्टेप्स। तो ये सिंपल बस AFLP के बारे में है। ये हाईली सेंसिटिव तरीके का होता है, यानी लो, अगर अपने पास में DNA का अमाउंट लो है तो भी PCR तो कर ही रहे हैं, बढ़ जाएगा वापस। हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी। देन used in DNA fingerprinting, DNA fingerprinting। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर यूज किया जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये AFLP के बारे में इतना सा ही याद रखना है, कोई और वो बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमारा SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। सपोज करिए कि एक इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल A है, और उस इंडिविजुअल A में आपने कैपिटल A एलील लिया,
और इसका आपने स्मॉल ए एलील लिया। कोई इंडिविजुअल 2 है, उसका भी आपने कैपिटल ए एलील लिया और उसका भी आपने स्मॉल ए एलील लिया। तो ये तो हो गई बात अपनी। अब आपने ये देखा कि इस कैपिटल ए एलील जो कि इंडिविजुअल ए के पास है, उसके ऊपर 4 बार सी ए सी ए सी ए सी ए सीक्वेंस है। कोई भी ले लो, अपने को सिंपल लेना है, छोटा। उसी इंसान में जो स्मॉल ए है उसके पास सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए 6 बार है। इसके पास में 4 रिपीट्स है, इसके पास में 6 रिपीट्स है, इसके पास में 1 2 3 रिपीट्स है, और इसके पास में 1 2 3 4 5 रिपीट्स है, लेट्स से 5 रिपीट्स। ठीक, ये काम हो गया अपना। अब यदि आप इसको फ्रेगमेंटेड डीएनए करोगे, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन किया आपने, और इसके साथ साथ जब आप इसकी इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 को देखोगे प्लॉटिंग वगैरह करके, ये ए इंडिविजुअल, ये बी इंडिविजुअल, तो सबसे कम है 3 रिपीट बी इंडिविजुअल के पास, एक यहां पे आएगा 3 रिपीट का। फिर इसके पास में 4 रिपीट है, इसके पास में 5 रिपीट्स है, इसके पास में 6 रिपीट्स है। तो कुछ ऐसे बैंड्स आ जाएंगे, ये 3 रिपीट का, ये 4 रिपीट का, ये 5 रिपीट का, ये 6 रिपीट का, साइज के हिसाब से। समझे मेरी बात को? ये SSR होता है। SSR है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होगा एक तो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 3 रिपीट 4 रिपीट लिए, बहुत सारे लंबे रिपीट्स होते हैं, और एक ये कोडोमिनेंट होता ही है। देन नेक्स्ट है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सपोज करिए कि डीएनए 1 है, डीएनए 2 है, आप इंडिविजुअल 1 2 भी ले सकते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास में सीक्वेंस है ATGTC, इसके पास सीक्वेंस है AGGTC, इसके पास सीक्वेंस है ACGTC। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिफरेंस आ रहा है, दैट इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये मोस्ट अबंडेंट मार्कर है, मोस्ट अबंडेंट मार्कर। हमारे जीनोम में मिलियंस ऑफ साइट्स ऐसी है जहां पर यह पाया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड इन जीनोम वाइड स्टडीज, जीनोम वाइज स्टडीज के अंदर किया जाता है। देन नेक्स्ट है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है वो सेम एज SSR, बट रिपीट सीक्वेंस
इज मच लॉन्गर, रिपीट सीक्वेंस इज मच लॉन्गर, ये लंबे सीक्वेंसेस है वो होते हैं। तो ये हमारे पास में है कुछ काम के। अब इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? फिर मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करा दूंगा, उस टेबल के अंदर इसके बारे में जो लिखा है चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जेनेटिक मैपिंग के अंदर, जेनेटिक मैपिंग का मतलब हो गया कि आपको जो अपन ने मैप्स बनाए थे ना जेनेटिक्स के अंदर, जीन ए जीन बी, वही वाला काम किया जा सकता है। फिर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन MAS, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन MAS। इसका मतलब यह है कि आपको मार्कर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन करना पड़ता है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म अच्छा है कौन सा नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम में ही कितना कुछ छिपा हुआ है कि ये कहां कहां काम आ सकती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एवोल्यूशनरी स्टडीज कर सकते हो आप, एवोल्यूशनरी स्टडीज। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इनके बारे में। अब मैं आपको वो लिस्ट भी दे दूंगा जिसके अंदर इनका सबका कंपैरिजन किया हुआ है इस स्लाइड के बाद में। तो ये मार्कर्स वाले टॉपिक में इतना ही करेंगे। थैंक यू।